हेलो। नमस्ते। प्रणाम सभी को। स्वागत है आज के कहानी पाठ में। जैसा पूर्व सूचित था कि आज की जो कहानी है वो है मुंशी मुंशी प्रेमचंद की कहानी शतरंज के खिलाड़ी। बड़ी प्रसिद्ध कहानी है उनकी, बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। ये कहानी उन्होंने अक्टूबर 1924 में ये कहानी लिखी थी और माधुरी पत्रिका में ये कहानी जो है उस समय छपी थी। बड़ी चर्चित हुई थी ये कहानी और बाद में इसी कहानी पर 1977 ईस्वी में सत्यजीत राय ने इस पर फिल्म बनाई थी इसी नाम से, शतरंज के खिलाड़ी के नाम से, जिसमें अमजद साहब ने नवाब वाजिद अली शाह की भूमिका जो है वो की थी। तो एक बेहतरीन कहानी और एक बेहतरीन फिल्म ये दोनों थी। और शतरंज के खिलाड़ी कहानी की बात करें, इसकी कथ्य की बात करें तो ये एक यथार्थवादी कहानी है जो प्रेमचंद जी ने लिखा है। और इतिहास इसमें मिलता है। इतिहास की एक सिरे से पड़ताल की जा सकती है, इतिहास के उस समय को देखा जा सकता है शतरंज के खिलाड़ी कहानी में। जो नवाबों की विलासिता और शहर की अराजकता, ये दोनों चीज़ें कैसे पूरे अवाम के लिए, पूरे देश के लिए खतरनाक साबित होती हैं। और उस दौर में सत्ता से जुड़ा व्यक्ति, सत्ता से जुड़े लोग जब अपने में ही मगन रहें, अपने में ही मशगूल रहें, तो क्या होता है उस देश का, उस समाज का, उसका क्या हश्र होता है। यही इस कहानी में प्रेमचंद ने दिखाने की कोशिश की कि कैसे नवाब के दो मीर जो हैं वो दोनों सिर्फ और सिर्फ शतरंज के खेल में लगे रहते हैं। उनका सारा ध्यान उधर की तरफ ही केंद्रित रहता है, बाकी किसी दुनिया राजकाज से नहीं होता है। वो आपस में ही खेलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, अंततः मर भी जाते हैं। लेकिन बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, इस तरह उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, कहीं कोई चीज़ें नहीं पड़ती। तो एक बेहतरीन इतिहास से एक बेहतरीन कथ्य लेकर, इतिहास की एक बेहतरीन एक इतिहास के महत्वपूर्ण समय को लेकर प्रेमचंद ने इस यथार्थवादी कहानी को, इस कहानी को यथार्थवाद का यथार्थ दिया है एक तरीके से। और वाजिद अली शाह का जो समय था वो रीतिकाल समाप्त हो रहा था हिंदी लिटरेचर की बात करें तो, और मुगल सल्तनत भी लगभग अपने आखिरी अंतिम दौर में थी। तो उनकी विलासिता, सम्राटों की विलासिता और अराजकता कैसे पूरे अवाम को खतरे में डाल देती है, पूरे देश समाज के लिए। और इस कहानी की बात करें तो इसके दोनों जो मीर हैं, अगर ये दोनों शतरंज के खेल के प्रति जितने समर्पित हैं, काश वो अपने देश और समाज के प्रति उतना वो केंद्रित करते, अपने भाव को, अपने को समर्पित करते, तो शायद स्थिति कुछ और होती। तो आइए बातें बहुत नहीं होंगी, कहानी को पढ़ते हैं, इस कहानी को सुनिए। पिछली सारी कहानियों को आप मेरे सुनाने को बहुत सराह रहे हैं, अच्छा लग रहा है, धन्यवाद आप सभी का। तो आइए सुनते हैं आज इस नई कहानी को और आनंद लीजिए, पाठ करते हैं। तो शतरंज के खिलाड़ी मुंशी प्रेमचंद। वाजिद अली शाह का समय था। लखनऊ विलासिता के रंग में डूबा हुआ था। छोटे बड़े, अमीर गरीब सभी विलासिता में डूबे हुए थे। कोई नृत्य और गान की मजलिस बजाता तो कोई अफीम की पिनक के ही मजे लेता। जीवन के प्रत्येक विभाग में अमोद प्रमोद का प्राधान्य था। शासन विभाग में, साहित्य क्षेत्र में, सामाजिक व्यवस्था में, कला कौशल में, उद्योग धंधों में, आहार व्यवहार में, सर्वत्र विलासिता व्याप्त हो रही थी। राजकर्मचारी विषय वासना में, कविगण प्रेम और विरह के वर्णन में, कारीगर कलावृत और चिकन बनाने में, व्यवसायी सुरमे, इत्र, मिस्सी और उपटन का रोजगार करने में लिप्त थे। सभी की आंखों में विलासिता का मद छाया हुआ था। संसार में क्या हो रहा है किसी को खबर न थी। बटेर लड़ रहे हैं, तीतरों की लड़ाई के लिए पाली बदी जा रही है, कहीं चौसर बिछी हुई है, पौ बारह का शोर मचा हुआ है, कहीं शतरंज का घोर संग्राम छिड़ा हुआ है।
राजा से लेकर रंक इसी धुन में मस्त थे, यहाँ तक कि फकीरों को पैसे मिलते तो वो रोटियां ना लेकर अफीम खाते या शराब पीते। शतरंज, ताश, गंजीफा खेलने से बुद्धि तीव्र होती है, विचार शक्ति का विकास होता है, पेचीदा मसलों को सुलझाने की आदत पड़ जाती है। ये दलीलें जोर के साथ पेश की जाती थीं। इस संप्रदाय के लोगों से दुनिया अब भी खाली नहीं है। इसलिए यदि मिर्जा सज्जाद अली और मीर रोशन अली अपना अधिकांश समय बुद्धि तीव्र करने में व्यतीत करते थे तो किसी विचारशील पुरुष को क्या आपत्ति हो सकती थी। दोनों के पास मौरूसी जागीरें थीं, जीविका की कोई चिंता न थी, घर में बैठे चौकथियां करते, आखिर और करते ही क्या। प्रातःकाल दोनों मित्र नाश्ता करके विषाद बिछाकर बैठ जाते, मुहरे सज जाते, दांव पे छूने लगते। फिर खबर न होती थी कि कब दोपहर हुई, कब तीसरा पहर, कब शाम। घर के भीतर से बार बार बुलावा आता, खाना तैयार है। यहाँ से जवाब मिलता, चलो आते हैं, दस्तरख्वान बिछाओ। यहाँ तक कि बावर्ची विवश होकर कमरे में ही खाना रख जाता था और दोनों मित्र काम साथ साथ करते थे। मिर्जा सज्जाद अली के घर में कोई बड़ा बूढ़ा न था, इसलिए उन्हीं के दीवान खाने में बाजियां होती थीं। मगर यह बात न थी कि मिर्जा के घर के और लोग उनके इस व्यवहार से खुश हों। घर वालों का तो कहना ही क्या, मोहल्ले वाले, घर के नौकर चाकर तक नित्य द्वेषपूर्ण टिप्पणियां किया करते थे। बड़ा मनहूस खेल है, घर को तबाह कर देता है, खुदा ना करे किसी को इसकी चाट पड़े। आदमी दीन दुनिया किसी काम का नहीं रहता, न घर का न घाट का। बुरा रोग है। यहाँ तक कि मिर्जा की बेगम साहिबा को इससे इतना द्वेष था कि अवसर खोज खोज कर पति को लताड़ती थीं, पर उन्हें इसका अवसर मुश्किल से मिलता था। वह सोती ही रहती थीं, तब तक उधर बाजी बिछ जाती थी, और रात को जब सो जाती थीं तब कहीं मिर्जा जी भीतर आते थे। हाँ, नौकरों पर वह अपना गुस्सा उतारती रहती थीं। क्या पान मांगे हैं, कह दो जाकर ले जाएं। खाने को भी फुर्सत नहीं है, ले जाकर खाना सिर पर पटक दो, चाहे कुत्ते खाएं चाहे खुद खाएं। पर रूबरू वह भी कुछ न कह सकती थी। अब उनको अपने पति से उतना मलाल न था जितना मीर साहब से था। उन्होंने उनका नाम मीर बिगाड़ू रख छोड़ा था। शायद मिर्जा जी अपनी सफाई देने के लिए सारा इल्जाम मीर साहब के सिर पर ही थोप देते थे। एक दिन बेगम साहिबा के सिर में दर्द होने लगा। उन्होंने लौंडी से कहा, जाकर मिर्जा साहब को बुला ला, किसी हकीम के यहाँ से दवा लाएं, दौड़ जल्दी कर। लौंडी गई तो मिर्जा जी ने कहा, चल अभी आते हैं। बेगम साहब का मिजाज गर्म था। इतनी बात कहाँ है कि उनके सिर में दर्द हो और पति शतरंज खेलता रहे। चेहरा सुर्ख हो गया। लौंडी ने कहा, जाकर कह अभी चलिए, नहीं तो वह आप ही के हकीम के यहाँ चली जाएगी। मिर्जा जी बड़ी दिलचस्प बाजी खेल रहे थे। दो ही किस्तों में तो मीर साहब को मात हुई जाती थी। झुंझलाकर बोले, क्या ऐसा दम लबों पर है, जरा सब्र नहीं होता। मीर, अरे तो जाकर सुनी आइए ना, औरतें नाजुक मिजाज होती हैं। मिर्जा, जी हाँ, चला क्यों ना जाऊं, 2 किस्तों में आपका मात होती है। मीर, जनाब इस भरोसे न रहिएगा। यह चाल सोची है कि आपके मुहरे धरे रहें और मात हो जाए, पर जाइए सुनाइए, क्यों ख्वामख्वा उनका दिल दुखाइएगा। मिर्जा, इसी बात पर मात करके ही जाऊंगा। मीर, मैं खेलूंगा ही नहीं, आप जाकर सुनाइए। मिर्जा, अरे यार जाना पड़ेगा हकीम के यहाँ, सिर दर्द खाक नहीं, मुझे परेशान करने का बहाना है। मीर, कुछ ही हो, उनकी खातिर तो करनी ही पड़ेगी। अच्छा एक चाल और चलूं? हरगिज नहीं, जब तक आप सुन ना आवेंगे मैं मुहरे में हाथ ही ना लगाऊंगा। मिर्जा साहब मजबूर होकर अंदर गए तो बेगम साहब ने त्योरियां बदल कर लेकिन कराते हुए कहा, तुम्हें निगोड़ी शतरंज इतनी प्यारी है, चाहे कोई मर ही जाए पर उठने का नाम तक नहीं लेते। नौस, तुम जैसा आदमी ना हो। मिर्जा, क्या कहूं, मीर साहब मानते ही ना थे, बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ा कर आया हूं। बेगम, क्या जैसे वह खुद निखट्टू हैं वैसे ही सबको समझते हैं, उनके भी तो बाल बच्चे हैं, या सबका सफाया। मिर्जा बड़ा लती आदमी है, जब आ जाता है तब मजबूर होकर मुझे खेलना ही पड़ता है। दुत्कार क्यों नहीं देते? मिर्जा बराबर के आदमी हैं, उम्र में दर्जे में मुझसे 2 अंगुल ऊंचे, मुलाहिजा करना ही पड़ता है। बेगम, मैं तो दुत्कारे ही देती हूँ, नाराज हो जाएंगे तो हो जाए, कौन किसी की रोटियां चला देता है। रानी रूठेगी अपना सुहाग लेगी। हिरिया, जा बाहर से शतरंज उठा ला, मीर साहब से कहना मियाँ अब नहीं खेलेंगे, आप तशरीफ ले जाइए। मिर्जा, हाँ हाँ, कहीं ऐसा गजब ना करना, जलील करना चाहती हो का? ठहर हरिया, कहाँ जाती है? बेगम, जाने क्यों नहीं देती, मेरा खून ही पिए जो उसे रोके। अच्छा उसे रोका, मुझे रोको तो जानू।
यह कहकर बेगम साहिबा झल्लाई हुई दीवान खाने की तरफ चली। मिर्जा बेचारे का रंग उड़ गया। बीवी की मिन्नतें करने लगे, खुदा के लिए तुम्हें हजरत हुसैन की कसम, मेरी ही मैयत देखे जो उधर जाए। लेकिन बेगम ने एक न मानी। दीवान खाने के द्वार तक गई। एकाएक पर पुरुष के सामने जाते हुए पांव बंद से गए। भीतर झांका, संयोग से कमरा खाली था। मीर साहब ने दो एक मोहरे इधर उधर कर दिए थे और अपनी सफाई जताने के लिए बाहर टहल रहे थे। फिर क्या था, बेगम ने अंदर पहुंचकर बाजी उलट दी। मोहरे कुछ तख्त के नीचे फेंक दिए, कुछ बाहर, और किवाड़ के अंदर बंद करके कुंडी लगा दी। मीर साहब दरवाजे पर तो थे ही, मोहरे बाहर फेंके जाते देखे। चूड़ियों की झनक भी कान में पड़ी। फिर दरवाज़ा बंद हुआ तो समझ गए बेगम साहिबा बिगड़ गईं। चुपके से घर की राह ली। मिर्जा ने कहा, तुमने गजब किया बेगम, अब मीर साहब इधर आए तो खड़े खड़े निकलवा दूंगी। इतनी लोग खुदा से लगाते तो क्या गरीब हो जाते? आप तो शतरंज खेलें और मैं यहाँ चूल्हे चौकी के फिक्र में सिर कपाऊं। लो, जाते हो हकीम साहब के यहाँ कि अब भी तामुल है? मिर्जा घर से निकले तो हकीम के घर जाने के बदले मीर साहब के घर पहुंचे और सारा वृतांत कहा। मीर साहब बोले, मैंने तो जब मुहरे बाहर आते देखे तभी ताड़ गया, फौरन भागा। बड़ी गुस्सेवर मालूम होती है, मगर आपने उन्हें यूं सिर चढ़ा रखा है, यह मुनासिब नहीं। उन्हें इससे क्या मतलब कि बिहार क्या करते हैं? घर का इंतजाम करना उनका काम है, दूसरों की बात से उन्हें क्या सरोकार? मिर्जा, खैर यह तो बताइए अब वहां क्या जमा होगा? मीर, इसका क्या राम, इतना बड़ा घर पड़ा हुआ है, बस यहीं जमे। मिर्जा, लेकिन बेगम साहबा को कैसे मनाऊंगा? जब घर पर बैठा रहता था तब तो वह इतना बिगड़ती थी, यहाँ बैठक होगा तो शायद जिंदा ना छोड़ेंगी। मीर, अजी बकने भी दीजिए, 2-4 रोज में आप ही ठीक हो जाएंगी। हाँ, आप इतना कीजिए कि आज से जरा तन जाइए। मीर साहब की बेगम किसी अज्ञात कारण से उनका घर से दूर रहना ही उपयुक्त समझती थी। इसलिए जब उनके शतरंज प्रेम की कभी आलोचना न करती, बल्कि कभी कभी मीर साहब को देर हो जाती तो याद दिला देती थी। इन कारणों से मीर साहब को भ्रम हो गया था कि मेरी स्त्री अत्यंत विनयशील और गंभीर है। लेकिन जब दीवान खाने में बिसात बिछने लगी और मीर साहब दिन भर घर में रहने लगे तो उन्हें बड़ा कष्ट होने लगा। उनकी स्वाधीनता में बाधा पड़ गई। दिन भर दरवाजे पर झांकने को तरस जाते। उधर नौकरों में भी कानाफूसी होने लगी। अब तक दिन भर पड़े पड़े मक्खियां मारा करते थे। घर में चाहे कोई आवे चाहे कोई जाए, उनसे कुछ मतलब न था। आठों पहर की धौंस हो गई। कभी पान लाने का हुक्म होता, कभी मिठाई का और कभी हुक्का का, तो किसी प्रेमी के हृदय की भांति नित्य जलता ही रहता था। वे बेगम साहिबा से जा जाकर कहते, हुजूर, मियाँ की शतरंज तो हमारे जी का जंजाल हो गई। दिन भर दौड़ते दौड़ते पैरों में छाले पड़ गए। यह भी कोई खेल है कि सुबह को बैठे तो शाम ही कर दी? घड़ी आध घड़ी दिल बहलाव के लिए खेल खेल लेना बहुत है। खैर, हमें तो कोई शिकायत नहीं, हुजूर के गुलाम हैं, जो हुक्म होगा बजा ही लाएंगे। मगर यह खेल मनहूस है, इनका खेलने वाला कभी पनपता नहीं। घर पर कोई न कोई आफत जरूर आती है। यहाँ तक कि एक के पीछे मोहल्ले के मोहल्ले तबाह होते देखे गए हैं। सारे मोहल्ले में यही चर्चा रहती है, हुजूर का नमक खाते हैं, अपने आका की बुराई सुनकर रंज होता है। मगर क्या करें? इस पर बेगम साहिबा कहती, मैं तो खुद इसको पसंद नहीं करती, पर वह किसी के सुनते ही नहीं, तो क्या किया जाए? मोहल्ले में जो भी 2-4 पुराने जमाने के लोग थे, वे आपस में भांति भांति के अमंगल की कल्पनाएं करने लगे। अब खैरियत नहीं, जब हमारे रईसों का यह हाल है तो मुल्क का खुदा ही हाफिज है। यह बादशाहत शतरंज के हाथों तबाह होगी, आसार बुरे हैं। राज्य में हाहाकार मचा हुआ था। प्रजा दिन दहाड़े लूटी जाती थी, कोई फरियाद सुनने वाला न था। देहातों की सारी दौलत लखनऊ में खींची चली आती थी और वह वेश्याओं में, भांडों में और विलासिता के अन्य अंगों की पूर्ति में उड़ जाती थी। अंग्रेज कंपनी का ऋण दिन दिन बढ़ता जाता था। कमली दिन दिन भीग कर भारी होती जाती थी। देश में सुव्यवस्था न होने के कारण वार्षिक कर भी वसूल न होता था। रेजिडेंट बार बार चेतावनी देता था, पर यहाँ तो लोग विलासिता के नशे में चूर थे, किसी के कानों पर जू न रेंगती थी। खैर, मीर साहब के दीवान खाने में शतरंज होते कई महीने गुजर गए। नए नए नक्शे हल किए जाते, नए नए किले बनाए जाते, नित नई व्यूह रचना होती। कभी कभी खेलते खेलते झड़प हो जाती, तू तू मैं तक की नौबत आ जाती, पर शीघ्र ही दोनों मित्रों में मेल हो जाता।
कभी कभी ऐसा भी होता कि बाजी उठा दी जाती, मिर्जा जी रूठ कर अपने घर चले आते, मीर साहब अपने घर में जा बैठते, पर रात भर की निद्रा के साथ सारा मनोमालिन्य शांत हो जाता था। प्रातःकाल दोनों मित्र दीवान खाने में आ पहुंचते थे। एक दिन दोनों मित्र शतरंज की दलदल में गोते खा रहे थे कि इतने में घोड़े पर सवार एक बादशाही फौज का अफसर मीर साहब का नाम पूछता हुआ वहां आ पहुंचा। मीर साहब के होश उड़ गए। यह क्या बला सिर पर आई, यह तलबी किस लिए हुई, अब खैरियत नहीं नजर आती। घर के दरवाजे बंद कर लिए, नौकरों से बोले, कह दो घर में नहीं है। सवार, घर में नहीं है तो कहाँ है? नौकर, यह मैं नहीं जानता, क्या काम है? सवार, काम तुझे बताऊं? हुजूर में तलबी है, शायद फौज के लिए कुछ सिपाही मांगे गए हैं। जागीरदार है कि दिल्लगी, मोर्चे पर जाना पड़ेगा तो आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। नौकर, अच्छा तो जाइए, कह दिया जाएगा। कहने की बात नहीं है, मैं कल खुद आऊंगा, साथ ले आने का हुक्म हुआ है। सवार चला गया। मीर साहब की आत्मा कांप गई। मिर्जा जी से बोले, कहिए जनाब, अब क्या होगा? मिर्जा, बड़ी मुसीबत है, कहीं मेरी भी तलबी ना हो। मीर, कमबख्त फिर आने को कहा गया है। आफत है और क्या, कहीं मोर्चे पर जाना पड़ा तो बेमौत मरे। मीर, बस यही एक तदबीर है कि घर पर मिले ही नहीं, कल से गोमती पर कहीं वीराने में नक्शा जमे, वहां किसे खबर होगी, हजरत आकर लौट जाएंगे। मिर्जा, वल्लाह आपको खूब सूझी, इसके सिवा और कोई तदबीर ही नहीं। इधर मीर साहब की बेगम उस सवार से कह रही थी, तुमने खूब धत्ता बताया। उससे जवाब दिया, ऐसे गावड़ियों को तो मैं चुटकी पर नचाता हूं, इनकी सारी अक्ल और हिम्मत को तो शतरंज ने चर ली, अब भूल कर भी घर पर न रहेंगे। दूसरे दिन से दोनों मित्र मुंह अंधेरे घर से निकल खड़े होते, बगल में एक छोटी सी दरी दबाए, डिब्बों में गिलोरियां भरे, गोमती पार की एक पुरानी वीरान मस्जिद में चले जाते, जिसमें शायद नवाब आसिदौल्ला ने बनवाया था। रास्ते में तंबाकू, चिलम और मदारिया ले लेते और मस्जिद में पहुंच दरी बिछा हुक्का भर शतरंज खेलने बैठ जाते थे। फिर उन्हें दीन दुनिया की फिक्र न रहती थी। किश्त, साह आदि दो एक शब्दों के सिवा उनके मुंह में और कोई वाक्य ही नहीं निकलता था। कोई योगी भी समाधि में इतना एकाग्र न होता होगा। दोपहर को जब भूख मालूम होती तो दोनों मित्र किसी नानबाई की दुकान पर जाकर खाना खा आते और एक चिलम हुक्का पीकर संग्राम क्षेत्र में डट जाते। कभी कभी तो उन्हें भोजन का भी ख्याल न रहता था। इधर देश की राजनीतिक दशा भयंकर होती जा रही थी। कंपनी की फौजें लखनऊ की तरफ बढ़ती चली आती थीं। शहर में हलचल मची हुई थी। लोग बाग बच्चों को ले लेकर देहातों में भाग रहे थे, पर हमारे दोनों खिलाड़ियों को इसकी जरा भी फिक्र न थी। वे घर से आते तो गलियों में होकर डर था कि किसी बादशाही कर्मचारी की नज़र न पड़ जाए जो बेगार में पकड़े जाए। हजारों रुपए सालाना की जागीर मुफ्त में ही हजम करना चाहते थे। एक दिन दोनों मित्र मस्जिद के खंडहर में बैठे हुए शतरंज खेल रहे थे। मिर्जा की बाजी कुछ कमजोर थी। मीर साहब उन्हें किश्त पर किश्त दे रहे थे। इतने में कंपनी के सैनिक आते हुए दिखाई दिए। यह गोरों की फौज थी जो लखनऊ पर अधिकार जमाने के लिए आ रही थी। मीर साहब बोले, अंग्रेजी फौज आ रही है, खुदा खैर करे। मिर्जा, आने दीजिए, किश्त बचाइए, लो यह किश्त। मीर, जरा देखना चाहिए, यहीं आड़ में खड़े हो जाएं। मिर्जा, देख लीजिएगा, जल्दी क्या है, फिर किश्त। मीर, तो खाने भी हैं, ये 5,000 आदमी होंगे, कैसे जवान, सूरत देखकर खौफ मालूम होता है। और जनाब हीले न कीजिए, ये चकमे किसी और को दीजिएगा, यह किश्त संभालिए पहले। मीर, आप भी अजीब आदमी हैं, यहाँ तो शहर पर आफत आई हुई है और आपको किस्त की सूझी है। कुछ इसकी भी खबर है कि शहर घिर गया तो घर कैसे चलेंगे? जब घर चलने का वक्त आएगा तब देखी जाएगी, अब यह किस्त बस अब की शह में मात है। फौज निकल गई। 10 बजे का समय था। फिर बाजी बिछ गई। मिर्जा बोले, आज खाने की कैसे ठहरेगी? मीर, अजी आज तो रोजा है, क्या आपको ज्यादा भूख मालूम होती है? मिर्जा, जी नहीं, शहर में न जाने क्या हो रहा होगा। मीर, शहर में कुछ न हो रहा होगा, लोग खाना खा खा कर आराम से सो रहे होंगे। हुजूर नवाब साहब भी ऐश काम में होंगे। दोनों सज्जन फिर जो खेलने बैठे तो 3 बज गए। अब की मिर्जा की बारी थी। 4 का घंटा बज ही रहा था कि फौज की वापसी की आहट मिली। नवाब वाजिद अली पकड़ लिए गए थे और सेना उन्हें किसी अज्ञात स्थान को लिए जा रही थी। शहर में न कोई हलचल थी, न मार काट, एक बूंद भी खून नहीं गिरा था। आज तक किसी स्वाधीन देश के राजा की पराजय इतनी शांति से, इस तरह खून बहे बिना
न हुई होगी। यह वह अहिंसा न थी जिस पर देवगन प्रसन्न होते थे, यह वह कायरपन था जिस पर बड़े से बड़े कायर भी आंसू बहाते हैं। अवध के विशाल देश का नवाब बंदी बना लिया जाता था और लखनऊ ऐश की नींद में मस्त था। यह राजनीतिक अधःपतन की चरम सीमा थी। मिर्जा ने कहा, हुजूर, नवाब साहब को जालिमों ने कैद कर लिया। मीर, होगा, ये लीजिए शाह। मिर्जा, जनाब जरा ठहरिए, इस वक्त इधर तबीयत नहीं लगती। बेचारे नवाब साहब इस वक्त खून के आंसू रो रहे होंगे। मीर, रोया ही चाहे, पर यह ऐश वहां कहाँ नसीब होगा, यह किस्त। मिर्जा, किसी के दिन बराबर नहीं जाते, कितनी दर्दनाक हालत है। मीर, हाँ सो तो है ही, यह लो यह किस्त, बस अब एक किस्त में मात है, बच नहीं सकते। मिर्जा, खुदा की कसम आप बड़े बेदर्द हैं, इतना बड़ा हादसा देखकर भी आपको दुख नहीं होता। हाय गरीब बाजिद अली साहब। मीर, पहले अपने बादशाह को तो बचाइए, फिर नवाब साहब का मातम कीजिएगा। यह किस्त और यह मात, लाना हाथ। बादशाह को लिए हुए सेना सामने से निकल गई। उनके जाते ही मिर्जा बादशाह को लिए हुए सेना सामने से निकल गई। उनके जाते ही मिर्जा ने फिर बाजी बिछा दी। हार की चोट बुरी होती है। मीर ने कहा, आइए नवाब साहब के मातम में एक मरसिया कह डालें। लेकिन मिर्जा जी की राजभक्ति अपनी हार के साथ लुप्त हो चुकी थी। वह हार का बदला चुकाने के लिए अधीर हो रहे थे। शाम हो गई। खंडहर में चमगादड़ों ने चीखना शुरू किया। अबाबीलें आकर अपने घोंसलों में चिमटी, पर दोनों खिलाड़ी डटे हुए थे, मानो दो खून के प्यासे सूरमा आपस में लड़ रहे हों। मिर्जा जी 3 बाजियां लगातार हार चुके थे। इस चौथी बाजी का रंग भी अच्छा न था। वह बार बार जीतने का दृढ़ निश्चय करके संभाल कर खेलते, लेकिन एक न एक चाल ऐसी बेढब आ पड़ती थी जिससे बाजी खराब हो जाती थी। हर बार हार के साथ प्रतिकार की भावना और भी उग्र हो जाती थी। उधर मीर साहब मारे उमंग के गजले गाते थे, चुटकियां लेते थे, मानो कोई गुप्त धन पा गए हों। मिर्जा जी सुन सुनकर झुंझलाते और हार की झेप मिटाने के लिए उनकी दाद देते थे। पर ज्यों ज्यों बाजी कमजोर पड़ती थी, धैर्य हाथ से निकलता जाता था। यहाँ तक कि वह बात बात पर झुंझलाने लगे, जनाब आप चाल ना बदला कीजिए। यह क्या कि एक चाल चले और फिर उसे बदल दिया? जो कुछ चलना हो एक बार चल लीजिए। या आप मुहरे पर ही हाथ क्यों रखे रहते हैं? मुहरे को छोड़ दीजिए। जब तक आपको चाल ना सूझे मुहरे छुइए ही नहीं। आप एक एक चाल आधा घंटे में चलते हैं। इसकी सनद नहीं, जिससे एक चाल चलने में 5 मिनट से ज्यादा लगे उसको मात समझी जाए। फिर आपने चाल बदली, चुपके से मोहरा वहीं रख दीजिए। मीर साहब का फर्जी पिटता था। बोले, मैंने चाल चली ही कब थी? मिर्जा, आप चाल चल चुके हैं, मोहरा वहीं रख दीजिए, उसी घर में। मीर, उस घर में क्यों रखूं? हाथ से मोहरा छोड़ा कब था? मिर्जा, मोहरा आप कयामत तक न छोड़ें तो क्या चाल ही ना होगी? फर्जी पिटते देखा तो धांधली करने लगे। मीर, धांधली आप करते हैं, हार जीत से तकदीर होती है, धांधली करने से कोई नहीं जीतता। तो इस बाजी में आपको मात हो गई। मीर, मुझे क्यों मात होने लगी? मिर्जा, तो आप मोहरा उसी घर में रख दीजिए जहां पहले रखा था। मीर, वहां क्यों रखूं? नहीं रखता। मिर्जा, क्यों ना रखिएगा, आपको रखना ही होगा। तकरार बढ़ने लगी। दोनों अपनी अपनी टेक पर अड़े थे। न यह दबता था न वह। अप्रासंगिक बातें होने लगीं। मिर्जा बोले, किसी ने खानदान में शतरंज खेली होती तब तो इसके कायदे जानते। वे तो हमेशा घास छिला करते थे, आप शतरंज क्या खेलिएगा? रियासत और चीज है, जागीर मिल जाने से ही कोई रईस नहीं हो जाता। मीर, क्या घास आपके अब्बा जान छीलते होंगे? यहाँ तो पीढ़ियों से शतरंज खेलते आते हैं। मिर्जा जी जाइए भी, गाजीउद्दीन हैदर के यहाँ बावर्ची का काम करते करते उम्र गुजर गई, आज रईस बनने चले हैं। रईस बनना कुछ दिल लगी नहीं। मीर, क्यों अपने बुजुर्गों के मुंह में कालिश लगवाते हो? वे ही बावर्ची का काम करते होंगे। यहाँ तो हमेशा बादशाह के दस्तरखान पर खाना खाते चले आए हैं। मिर्जा, अरे चल चरकटे, बहुत बढ़ा चढ़ा कर बातें न कर। मीर, जबान संभालिए वरना बुरा ना होगा। मैं ऐसी बातें सुनने का आदी नहीं हूं। यहां तो किसी ने आंखें दिखाई कि उसकी आंखें निकाली। है हौसला? आप मेरा हौसला देखना चाहते हैं? तो फिर आइए। मीर, तो यहां तुमसे कौन दबने वाला है? दोनों दोस्तों ने कमर से तलवारें निकाली। नवाबी जमाना था, सभी तलवार, पेशकब्ज, कटार वगैरह बांधते थे। दोनों विलासी थे पर कायर न थे। उनमें राजनीतिक भावों का आधा पतन हो गया था। बादशाह के लिए क्यों मरे, एक व्यक्तिगत वीरता का अभाव न था। दोनों ने पैंतरे बदले, तलवारें चमकी, छपाछप की आवाजें आईं।
दोनों जख्म खाकर गिरे और दोनों ने वहीं तड़प तड़प कर जाने दे दी। अपने बादशाह के लिए जिनकी आंखों से एक बूंद आंसू न निकला, उन्होंने शतरंज के वजीर की रक्षा में प्राण दे दिए। अंधेरा हो चला था, बाजी बिछी हुई थी। दोनों बादशाह अपने अपने सिंहासनों पर बैठे माने मानो इन दोनों की मृत्यु पर रो रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। खंडहर की टूटी हुई मेहराबें, गिरी हुई दीवारें और धूल धूसरित मीनारें इन लाशों को देखती और सिर धुनती थी। थैंक यू, धन्यवाद कहानी को धैर्य से सुनने के लिए। तो घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। कल मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, एक और कहानी के साथ। तो धन्यवाद, आभार, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।